आज हम लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे एंड क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे। देन हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, साथ ही साथ हम इसका मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम देखते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो फर्स्ट हम देखते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देखने से पहले हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होता है। तो पर्सनैलिटी मीन्स पर्सन क्या होता है। जो पर्सनैलिटी वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, लैटिन वर्ड पर्सोना से। कहाँ से हुआ है, लैटिन वर्ड पर्सोना। इट मीन्स मास्क, मतलब कहीं ना कहीं एक मुखौटा या मास्क। मतलब पर्सनैलिटी क्या होती है, एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें इंसान कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका बिहेवियर चेंज होता रहता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है। उसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी। बट कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में अगर कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अगर रहती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, पर्सनैलिटी। मतलब नॉर्मल लाइफ में भी अगर देखा जाए तो नॉर्मली हम देखा है तो इंडिविजुअल में जो भी होता है, इंडिविजुअल में काफ़ी आपको पर्सनैलिटी चेंजेस होता हुआ देखता होगा। जैसे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या अगर वो फ्रेंड्स के साथ है तो उसका पर्सनैलिटी डिफरेंट टाइप का होगा। अगर वो वर्किंग प्लेस पर है तो उसका पर्सनैलिटी डिफरेंट टाइप का होगा। देन वो अगर किसी भी प्रोग्राम में या कहीं सोशल प्लेस पर है, सोसाइटी के साथ, तो उसका डिफरेंट क्या पर्सन। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, उसका सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। बट कहीं ना कहीं अगर ये पर्सनैलिटी एक फिक्स हो जाए, क्या हो जाती है, जब फिक्स हो जाए कि एक लॉन्ग टाइम तक एक ही टाइप की पर्सनैलिटी रहे, वो किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी प्लेस पे हो, बट उसमें एक ही टाइप का एक्टिविटी हो रही है, एक ही टाइप का बिहेवियर होता है, उस अवस्था को हम बोलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो हम देखते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब कि किसी भी व्यक्ति में एक ही तरह की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, उस अवस्था को हम बोलते हैं क्या, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक ही टाइप का बिहेवियर, जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला बिहेवियर, या बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग वाला बिहेवियर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला बिहेवियर। तो कहीं ना कहीं एक ही टाइप का बिहेवियर लॉन्ग टाइम तक, या एक ही टाइप का एक्टिविटी लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है, उस अवस्था को हम बोलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स। तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के टाइप्स काफ़ी होते हैं, बट हम कुछ उन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली उनके बारे में देखते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, या यही पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हमें पेशेंट में देखने के लिए मिलते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं जो मेनली क्या होता है, काफ़ी टाइप्स हैं, तो हम कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होगा कि जो भी इंडिविजुअल होगा उसमें क्या होगा, मिसट्रस्ट। कैसा रहेगा, एक मिसट्रस्ट और सस्पेंसियसनेस। कैसा होगा इसमें, जो भी फ्यूचर हमें देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक मिसट्रस्ट होगा और सस्पेंसियसनेस, मतलब बहुत ज़्यादा सस्पेंस में होगा। उसका क्या होगा कि हम उसके बारे में अच्छे से पता नहीं करते, वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, क्या उसकी क्या थिंक कर रहा है, या क्या उसका आइडिया है, उसके बारे में हम बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा। मतलब एक सस्पेंस में होगा। साथ ही साथ वो कैसा होगा, मिसट्रस्ट, मतलब अंधविश्वास बहुत ज़्यादा होगा लोगों पर, बहुत ज़्यादा, या वही क्या करना, आत्मा जो भी होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करना, मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास करना होता है। किसी भी जो भी होते हैं ना, बाबा वगैरह होते हैं, उन पर ज़्यादा बिलीव करना, आप ऐसा करोगे या ऐसा होगा ऐसा, मतलब कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, उनमें अंधविश्वास देखने को मिलता है। तो उस अवस्था को या उस टाइप की पर्सनैलिटी को हम बोलते हैं क्या, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मतलब पैरानॉइड में क्या होगा कि कहीं ना कहीं किसी में भी जो भी फीचर देखने को कैसा मिलेगा, एक तो सस्पेंस होगा उसके अंदर, कैसा होगा, सस्पेंस होगा। साथ ही साथ कैसा होगा, मिसट्रस्टफुल, मतलब बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास। मतलब उसने कह ली कि हाँ, ये किसी ने उसको बोल दिया कि आपको बमूल को नींव है तो वो नींव ही बोले, मतलब कहीं ना कहीं उसको बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास होगा। मतलब वो हर चीज़ को उसी की बात मानेगा जिसके तो वो बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहा है। वो अगर गलत भी होता है उसे वो सारी चीज़ें भी सही लगेंगी। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम देखते हैं सीजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्या होता है, सीजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो जो भी इंडिविजुअल होगा उसमें क्या देखने को मिलेगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किसी भी वर्क में या कहीं पे भी उसका क्या होगा, प्रॉपरली इंटरेस्ट के साथ वर्क नहीं करना, या कहीं पे भी उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। उस अवस्था को हम बोलते हैं क्या, सीजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मतलब कहीं ना कहीं वो किसी जगह से माइंड का बिल्कुल स्प्लिट हो जाना, कहीं ना कहीं वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाना, अटेंशन नहीं करना, मतलब किसी जगह भी वो अच्छे से इंटरेस्ट के साथ किसी भी कंटेंट को अच्छे से लर्न नहीं कर पाना, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, सीजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मतलब कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट कैसा हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, सीजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो कहीं ना कहीं ये आपको कुछ वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, एंटी सोशल
पर्सनल मतलब सोसाइटी की जो एक्टिविटी है उनके अपोजिट वर्क करने वाला, कि सोसाइटी में जो रूल रेगुलेशन फॉलो हैं वो उनको फॉलो नहीं करेगा, उनके बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होगा या उसके अपोजिट वर्क करने वाला। जैसे कि सोसाइटी में क्या हमें अच्छे से रहना है, किसी को भी कोई हार्म नुकसान नहीं पहुंचाना है, बट वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, लोगों से लड़ना झगड़ना, क्रिमिनल टाइप की एक्टिविटी हमें उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर कैसा बिहेव दिख रहा है कि वो सोसाइटी में रह रहा है बट सोसाइटी के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करना, मारना, पीटना, चोरी करना, डकैती करना या मर्डर वगैरह, ये सारी एक्टिविटी हमें उसमें देखने को मिल सकती हैं। तो उस कंडीशन को या उस अवस्था को हम बोलते हैं क्या, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन क्या है आपका, हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होगा, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखेगा। इसमें जो इंडिविजुअल में जो बिहेवियर दिखेगा वो कैसे दिखेगा, अटेंशन सीकिंग। मतलब कुछ आपने कई जगह देखा होगा, कुछ लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, इस तरह का बिहेव करती हैं कि ऑटोमेटिक हमारा अटेंशन उनकी तरफ ही जाता है। जैसे कि अपने कई जगह कोई भी प्रोग्राम, कोई भी जैसे कि नुक्कड़ व नाटक में कुछ होते हैं ना, जो इस तरह से डोल बजा कर या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करना जिससे कि हमारा ऑटोमेटिक अटेंशन उनकी तरफ चला जाए। तो उस कंडीशन को बोला, मतलब कुछ लोगों में इस तरह का बिहेव करते हैं, वो इस तरह का रो के कहीं किसी भी स्टोरी को रो के बताना, बहुत ज़्यादा इस तरह का बिहेव करना कि ये लोग ऑटोमेटिक उनकी तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए और उसकी तरफ अटेंशन हो जाए। तो इसमें क्या आएगा, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। मतलब इस टाइप का बिहेवियर कि हर किसी की अटेंशन को ये क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है आपका, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या हुआ कि यहाँ पे इसमें टाइप के इंडिविजुअल में या ये इस टाइप के डिसऑर्डर वाले इंडिविजुअल में हमें क्या फीचर्स देखने को मिलेगा कि उसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। कैसा होगा, रिपीटेटिव कॉन्फ्लिक्ट विथ हिज सोशल एंड हिज ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट। मतलब उसके सोशल एंड ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा क्या होगा, कन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट टाइप का देखने को मिलेगा। रिपीटेटिव कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक ही, जैसे कि अगर वो सोसाइटी में वर्क कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं उसका कुछ फोकस सोसाइटी के वर्क पर रहेगा, साथ ही साथ कुछ फोकस उसका वर्किंग या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड वर्क करेगा। मतलब एक ही टाइम पे दोनों जगह फोकस करने की वो कोशिश करता है। अगर वो वर्किंग प्लेस पे होगा तो वहाँ पे वर्क के साथ साथ वो सोसाइटी के बारे में भी, सोसाइटी की एक्टिविटी के बारे में भी थिंक करता है। मतलब एक ही टाइम पे वो दो कंडीशनों के बारे में थिंक करना, मतलब सोसाइटी के बारे में भी सोचना, साथ साथ अपने वर्किंग प्लेस के बारे में भी थिंक करना कि मुझे ये वर्क करना है, मुझे ये कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें। वो अगर वो कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस पे तो बोला मुझे सोसाइटी में लोगों से मिलना है, ये काम करना, तो मतलब कहीं ना कहीं वो दोनों जगह पे, दोनों सिचुएशन में दोनों टाइप की उसके अंदर थॉट्स जनरेट होते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट होता है आपका बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्या होता है इसमें, नेक्स्ट है आपका बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होगा, जैसे कि हमने देखा था कई एक टाइप से आपने देखा होगा मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मतलब एक ही साथ काफ़ी सारी पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगी। इसमें बॉर्डर में क्या होगा कि कुछ समय के लिए मैं कुछ एक टाइप की पर्सनैलिटी और थोड़ी समय बाद एक टाइप की पर्सनैलिटी, मतलब इसमें बॉर्डर लाइन पर रहेगा, कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पर रहेगा और उसे दोनों पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। बट मल्टीपल में क्या होगा, उसको प्रीवियस पर्सनैलिटी और नेक्स्ट आने वाली पर्सनैलिटी के बारे में कोई भी याद नहीं रहेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं उसे खुद को भी फील होता है और वो अचानक उसका बिहेव क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और कहीं ना कहीं तो एक साथ उसमें क्या होगा, दो टाइप के बिहेव देखने को मिलते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम देखते हैं अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या हुआ, हर प्रोग्राम को, किसी भी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करना। मतलब कहीं ना कहीं वो क्या करना, कोई भी फंक्शन है, कोई भी एक्टिविटी है, उसे क्या करेगा, अवॉइड या इग्नोर करने की कोशिश करना। मतलब हर चीज़ को अवॉइड करना, अरे ऐसा नहीं ऐसा, मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी बताकर उसको अवॉइड करने की कोशिश करना। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर कोई भी हम एडवाइस करते हैं कि आप ये वर्क करोगे तो बहुत अच्छा इनकम है, आप ये वर्क करोगे तो वो कुछ ना कुछ कमी निकाल कर उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। मतलब कहीं ना कहीं उसको अवॉइड कर देना। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, अवॉइडेंस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा कि जो भी इंडिविजुअल होगा हर एक्टिविटी के लिए दूसरों पर क्या होगा, निर्भर रहता है। कुछ भी वर्क करना है वो क्या होगा, दूसरों पर निर्भर रहता है, कहीं भी आप सेल्फ डिपेंड नहीं रहता। मतलब कहीं ना कहीं किसी और पे क्या आएगा, डिपेंड रहता है। कोई भी वर्क है, कुछ भी एक्टिविटी है, हर एक्टिविटी के लिए वो किसी ना किसी पे क्या रहता है, डिपेंड रहता है। उसको हम बोलते हैं क्या, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी
डिसऑर्डर, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है कि किसी और पर वो क्या हुआ, फैमिली मेम्बर्स पे, रिलेटिव्स पे क्या हुआ, हर काम के लिए डिपेंड रहता है। उस अवस्था को या उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव हमने वो प्रीवियस क्लास में देखा था OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसी टाइप से यहाँ पे रहता है क्या, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब उसमें रिपीटेटिव थॉट्स आना और वो लैक ऑफ, और बहुत ज़्यादा क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या होगा इसमें, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, रिपीटेटिव थॉट्स का जनरेट होना, मतलब बार अगेन एंड अगेन हैंड वॉश करना, देन अगेन एंड अगेन रीचेक, लॉक को रीचेक करना एंड अगेन। इस तरह मतलब किसी भी वर्क को बार बार चेक करने की कोशिश करना, क्लीन करने के बाद फिर उसे क्लीन करना, मतलब एक ही एक्टिविटी को काफ़ी टाइम्स करना। तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मतलब एक ही एक्टिविटी को 5 टाइम 10 टाइम्स, मतलब 2 या नॉर्मली हम 2 या 3 टाइम्स करते हैं, बट वो उस टाइप के इंडिविजुअल में क्या होगा, 5 टाइम 10 टाइम्स 20 टाइम्स, मतलब काफ़ी टाइम्स किसी भी वक्त को कंटिन्यू रिपीटेटिव करना। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये मेनली कुछ टाइप्स होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें हमें ये सारे कुछ क्या डिफरेंट टाइप्स के हमें फीचर देखने को मिलते हैं लोगों के अंदर, जो भी इंडिविजुअल जो इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ईटियोलॉजिकल फैक्टर, कि क्या क्या ईटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। तो जेनेटिक कॉज हो सकता है, क्या हो सकता है, जेनेटिक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, कहीं ना कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी क्या हो सकती है, पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। सोशल फैक्टर भी हो सकते हैं, कुछ सोसाइटी की कुछ ऐसी कंडीशन या कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। या वर्किंग प्लेस का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो उस कंडीशन में, या कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया हो, या कोई जो भी आपका क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फैमिली मेम्बर, उसकी डेथ हो, या उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड किया हो किसी भी इंडिविजुअल को, बहुत ज़्यादा परेशान किया हो, या उसकी रिक्वायरमेंट प्रॉपरली फुलफिलमेंट नहीं हुई हो, कहीं ना कहीं उसके लिए सारी ज़रूरतें पूरी ना हो, वो कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान। तो इस टाइप की वजह से, इन सारी कॉजेज़ की वजह से क्या हो सकता है, फिर लोगों के अंदर ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्या है, कुछ ईटियोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। तो क्या देखेगा, तो हमने इसमें ही देखा था हमने कि सब पर्सनालिटी में क्या होगा, पैरानॉइड होगा तो क्या होगा उसमें, कि कहीं ना कहीं वो कैसा होगा, मिसट्रस्ट होगा, कैसा होगा इसमें, मिसट्रस्ट होगा, सस्पेंसियस होगा। सीजोइड में क्या होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंटी सोशल में सोसाइटी के अगेंस्ट वर्क करने वाला। हिस्ट्रोनिक में क्या होगा, कि कहीं ना कहीं क्या होगा, किसी भी वर्क को कहीं ना कहीं एक अटेंशन सीकिंग रहेगा। नार्सिस्टिक में क्या होगा, कन्फ्यूजन रहना, एक ही साथ दो वर्क को कंप्लीट करने के लिए थॉट्स आना। नेक्स्ट आपका बॉर्डर लाइन में मतलब डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी, एक साथ 2 टाइप की पर्सनालिटी देखने को मिलना। कहीं ना कहीं अवॉइड, हर चीज़ को अवॉइड करना। डिपेंडेंट मतलब किसी भी वर्क के लिए किसी ना किसी पर डिपेंड रहना। और रिपीटेटिव थॉट्स आना, लोगों के साथ इंटरेस्ट कम हो जाना, कन्फ्यूज़न रहना, अच्छे से बिहेव नहीं कर पाना, अच्छे से IPR मेंटेन नहीं कर पाना, प्रॉपर वे में थिंक नहीं कर पाना, अटेंशन पे नहीं कर पाना, मेमोराइज नहीं कर पाना, ठीक है। बिहेवियर में कहीं एडजस्टेबल बिहेवियर शो नहीं कर पाना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे अगर कोई ना कोई पेशेंट इस कंडीशन से सफ़र कर रहा है। तो ये सिम्टम्स या ये कहीं ना कहीं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे जिसकी हेल्प से हम पेशेंट को ईजिली क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते या अच्छे से उसकी कंडीशन के बारे में असेस कर सकते हैं। तो कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करना है, नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, देन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये सारे एग्जामिनेशन हमें करना है। नीड होने पर हम CT स्कैन भी कर सकते हैं और MRI भी करा सकते हैं अगर नीड है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, मेडिकल मैनेजमेंट। तो इस मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ हम थेरेपीज देते हैं, कुछ हम ड्रग्स भी प्रोवाइड, कुछ साइकोथेरेपी देंगे और कुछ फार्माकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी या फार्माकोथेरेपी में क्या देंगे, तो जो हम फार्माकोथेरेपी देते हैं उसमें क्या करेंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग देना है जिससे हम साइको कंडीशन को ट्रीट कर सकें, एंटी डिप्रेशेंट देना है जिससे हम डिप्रेशन की कंडीशन को नॉर्मलाइज कर सकें, नेक्स्ट
एंटी कन्वर्सन देंगे जिससे उसमें जो भी कन्वर्सन जनरेट हो रहा है उनको रोक सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम उनको सडेटिव दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, सडेटिव देंगे। नेक्स्ट एंटी एंग्जाइटी ड्रग देंगे, उसके एंग्जाइटी को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे हम कुछ ड्रग्स देते हैं पेशेंट को इजीली ट्रीट करने के लिए। हम नेक्स्ट हम कुछ थेरेपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए। तो बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल थेरेपी। ठीक है, देन हम उसको ड्रामा थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, प्ले थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, देन ये सारी थेरेपी हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, देन अगर नीड होने पर हम उसे फिजियोथेरेपी में कौन कौन सी, इंसुलिन थेरेपी एंड ईसीटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जिसमें हम फार्माकोथेरेपी एंड साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं जिससे पेशेंट को इजीली ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की नर्सेस क्या करते हैं। तो प्रॉपर जो भी उसकी प्रॉब्लम को समझना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, एक प्रॉपर वे में आईपीआर मेंटेन करना, पेशेंट की प्रॉब्लम को उसके फैमिली मेम्बर को अच्छे से डिस्क्राइब करना, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर को अच्छे से एक्सप्लेन करना, देन ड्रग देने से पहले फुली इन कॉन्फिडेंस कन्फर्मेशन करना कि जो भी ड्रग दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट रूट, राइट ड्रग, वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं। नेक्स्ट कोई भी थेरेपी प्रोवाइड करने से पहले फुली सेटअप रेडी करना, प्रोसीजर के बारे में फुली एक्सप्लेनेशन करना, देन उसका प्रॉपर रेगुलर चेकअप करना, वाइटल साइन असिस्ट करना, देन जब वो डिस्चार्ज करते हैं उसके लिए पूरा प्लान करना, डाइट प्लान करना, किस तरह से ड्रग लेना है, क्या किस तरह से रूम में सेटअप करना है, कहाँ उसे शिफ्ट करना है, ये सारी उनको प्लानिंग करके पेशेंट के फैमिली मेम्बर को बताना है। तो इस तरह से एक नर्सेस क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा था, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था कि कहीं ना कहीं किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी लॉन्ग टाइम तक एक ही तरह की रहती है, उस अवस्था को हम बोलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और साथ ही साथ हमने उसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो आज हम लोगों ने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और उसके पूरा फुली डिस्क्रिप्शन पढ़ा। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।